मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 11.1 के। पिछली क्लास में क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो देख लो क्वेश्चन 7 बताया गया है, फाइंड द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर हमसे क्या मांगा गया है? पॉइंट मांगा गया है। ये लिखा है फाइंड द पॉइंट। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्वेश्चन अगर बात करें 6 में क्या बताया था, अगर आपसे पॉइंट पूछा जाए, चाहे क्वेश्चन की बात करें चाहे एग्जाम्पल के, क्या पूछा जाए? पॉइंट। तो कर्व को और करके x को x1 से लिखना है और y को y1 से लिखना है। ये सेव कर लो दिमाग में। क्या सेव कर लो? क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में पॉइंट पूछा जाए तो कर्व को और करके x को x1 से लिखना है और y को y1 से लिखना है। जैसे यहां पर हमको ये कर्व दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? रूट x1 प्लस का रूट y1 इक्वल a, रूट में ऐसे करके लिखना है। और आपको ये भी जानकारी है, क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज 11.1 की बात कर रहे हैं, कर्व पर ही आपको काम करना है। किस पे काम करना है? कर्व पर ही काम करना है, इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको गिवन कर्व ही लिखना है। जैसे इसको सॉल्व करवाते हैं, तो यहां पे लिख लो द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिखो द गिवन कर्व रूट एक्स प्लस का रूट वाई इक्वल में रूट ए। इस कर्व को और करके ऐसे लिखना है, क्योंकि पॉइंट पूछे गए हैं। तो हमने क्या ले लिया यहां पे? x1 और y1। तो x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। जब x1 और y1 की वैल्यू पता चल जाएगी, वही पॉइंट है। पहले यहां पे और करके लिख लो रूट x1 प्लस का रूट y1 इक्वल रूट ए। इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, क्योंकि इसका यूज होगा, जैसे क्वेश्चन 6 में यूज किया था। ठीक है, अब इसको हम रफ करेंगे। अब यहां पर बोला गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल अगर क्वेश्चन में लिखा है तो कंडीशन आपको कौन सी यूज करना है? m1 इक्वल m2। अगर यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? नॉर्मल। ये तो टेंजेंट के लिए कंडीशन है, ये टेंजेंट के लिए कंडीशन है पैरेलल जब हो। अगर नॉर्मल है तो हमने आपको बताया है -1/m1 इक्वल m2। ये आपको चेंज करना है, क्योंकि कर्व की अगर हम स्लोप की बात करें टेंजेंट की, तो वो तो आपको dy/dx से निकालना है। अगर नॉर्मल की बात करें, अगर स्लोप फाइंड कर रहे हो तो -1/m लिखा जाता है, -1 द गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसीलिए कर्व की स्लोप आपको चेंज करना है। ये m2 जो है लाइन के लिए है, लाइन से हम क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे। हमेशा आपको कर्व की ही स्लोप चेंज करना है। नॉर्मल में -1/m1, टेंजेंट में m1। और ये m1 यहां पर बात करें तो कर्व से ही निकालना है। किससे निकालना है? कर्व से ही निकालना है, बोलते हैं वक्र। और वैसे भी क्लास 12th में आपने रिवीजन किया है एक्सरसाइज 6.3 का, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस की है, इस एक्सरसाइज की क्लास 12th में, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनसीईआरटी बुक की। तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही क्वेश्चन हैं
जो यहाँ पे आप सॉल्व कर चुके हो, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इसी कैटेगरी के हैं जो एक्सरसाइज 6.3 में आपने सॉल्व किए हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं पहले आपको 6.3 प्रैक्टिस कर लेना है, प्लेलिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगी, क्योंकि क्लास 12th की हमने पिछली साल मैथ कंप्लीट की थी, बच्चों को मज़ा आया था, तो इसलिए बोल रहे हैं, तो आप लोगों को मज़ा ही आएगा। तो देख लो भाई, पहले हम m1 निकालते हैं, m2 यहाँ से निकलेगा, x एक्सिस का मतलब y इक्वल 0, कंडीशन लगा लेंगे नॉर्मल के लिए, -1/m1 इक्वल m2, वहाँ से x1 की या y1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो उठा के इसमें रख देंगे, तुरंत ही अदर वेरिएबल की मिल जाएगी, वही पॉइंट हो जाएगा। ये है कैलकुलेशन। अब वही करते हैं भाई, पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, m1 निकालेंगे कर्व से, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ax, ठीक है। इसका मतलब जानते हो, ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, d/dx दोनों साइड आपको रखना है, इस साइड भी रखना है और उस साइड भी रखना है। ये लाइन बोलती है, तो बोलती है तो इसका कहना माना जाएगा भाई, d/dx रूट a, ठीक है। रूट x का जानते हो 1/2 रूट x होता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएट किया जाए, रूट x का डिफरेंशिएट किया जाए इतना होता है। कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद कर लेना है डिफरेंशिएट के अवकलन के। यहाँ पे आ जाते हैं, इसका भी ऐसे करो, लेकिन y का अगेन होगा, यहाँ पे y का अगेन होगा, ये तो आप जानते हो, क्लास 12th में आपने डिफरेंशिएट सीखा है। तो कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाली जाएगी, तो 1/2 रूट y, और यहाँ पे dy के अपॉन dx आपको लिख लेना है इक्वल में, इसको लिखो 1/2 रूट x, इसको कैंसिल कर लो, तो dy के अपॉन dx इक्वल क्रॉस इंटू करेंगे तो रूट y के अपॉन में रूट x निकलेगा, ठीक है। अब जो पॉइंट आपने लिया है x1 और y1, कर्व को और करके लिखा तो x1 y1 पॉइंट तो लिया ही है, लेट गया, तो उस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, इसका यूज होगा। देखो कैसे, क्वेश्चन में चाहे नॉर्मल लिखा हो चाहे टेंजेंट, आपको स्लोप टेंजेंट के ही निकालना है, समझ गए, टेंजेंट के ही स्लोप निकालना है। बाद में कंडीशन में हम -1/m कर लेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन में चाहे टेंजेंट लिखा हो चाहे नॉर्मल लिखा हो, आपको टेंजेंट की ही स्लोप निकालना है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, ठीक है। इसी पॉइंट से हमने इस कर्व को और करके ऐसा लिखा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालते हैं m1 dy के अपॉन dx, और यहाँ पर आपको x1, y1 लिख लेना है, ठीक है। अब dy/dx की आंसर शीट देख लो, ये है, तो इसका यूज कर लो, तो y को ये वाला y1 रख दो, और ये x1 है यहाँ पे रख दो, तो माइनस न्यूमरेटर में हमें मिला है y, तो y1 हो गया, डिनोमिनेटर में मिला है ये x, तो x1 हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपको निकाल लेना है m1। अब m2 यहाँ से पता चलेगा x एक्सिस, तो देखो, तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन द x एक्सिस। अब बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन द x एक्सिस y इक्वल 0, ये हम बेसिक में आपको बता चुके हैं, x एक्सिस y इक्वल 0। अब यहाँ से आपको निकालना है, कैसे देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें 0x प्लस का 0x प्लस 0, स्लोप फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब 0 को कैसे भी लिख सकते हो, चाहे 3 टर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो, चाहे 2 टर्म में ब्रेक कर लो, चाहे 4 टर्म में ब्रेक कर लो, जैसी सुविधा हो उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लो। तो स्लोप फॉर्म की अगर बात करें y इक्वल mx प्लस c है, तो y के इक्वल 2 ही टर्म है, तो इसीलिए 2 टर्म में इसको ब्रेक कर लिया। आप कंपेयर कर लेंगे, देखो ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग y इक्वल एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे लिख दो वी गेट। वी गेट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, वी गेट का मतलब होता है हम पाते हैं कंपेयर करने के बाद हम क्या पाते हैं, m की वैल्यू, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे m है और x का कोफिशिएंट 0 है, तो इसको m2 कर लो, m2 की वैल्यू ये मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे तो m2 लिख लिया, अगर कंडीशन यूज ना करते तो यहाँ पे m ही रखते, समझ गए। तो m2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, कंपेयर करेंगे। चलो भाई इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं, अब आगे बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों m2 की वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। अब कंडीशन यूज करना है, पैरेलल लिखा है तो यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल, तो -1/m1 इक्वल m2। हमने आपको बताया नॉर्मल लिखा है तो कर्व की स्लोप आपको चेंज करना है, ठीक है। m1 m2 नहीं चेंज होता है, इतना ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम्पल में m2 नहीं चेंज होता है। तो ठीक है, m1 की अगर हम वैल्यू रखें, m1 ये है मेरे पास माइनस का √y1/√x1 इक्वल में m2 की वैल्यू अभी निकाली 0, ये ऊपर जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो √x1 ये वाला लिख लो, √y1 इक्वल 0, क्रॉस इंटू कर लो तो √x1 इक्वल 0 आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो x1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इसको हम रफ करेंगे, आगे बढ़ाते हैं, नोट करो तब तक। इसको रफ करने में टाइम तो लगता ही लगता है। तो ये जो वैल्यू निकली है x1 की, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये x1 की वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। हमने बताया था कि इक्वेशन फर्स्ट का यूज होगा, अब इक्वेशन फर्स्ट तो पता ही है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखना है √x1 √y1 इक्वल √a। अब रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, रखो तो 0 ही आएगा, √0 की वैल्यू 0 ही होती है, √y1 इक्वल √a, ठीक है। तो y1 रूट इक्वल इतना, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना तो y1 इक्वल a आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में यही पॉइंट है भाई, क्योंकि x1 की वैल्यू ये है और y1 की वैल्यू ये है, तो हैंस द पॉइंट पहले आपको x1 की वैल्यू रखना है, x1 की वैल्यू पहले रखना है, समझ गए, पहले x1 फिर y1, निकला है पॉइंट, नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। हमने आपको बताया कि A to Z पढ़ना सीखो, A to Z, जो बच्चा A to Z पढ़ता है उसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये नहीं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, 5 क्वेश्चन पढ़ लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे बहुत से यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने से आप नंबर तो ला सकते हो, लेकिन नौकरी जल्दी नहीं लगेगी। A to Z पढ़ना सीखो, A to Z से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर कहीं से क्वेश्चन आए, जैसे ये बुक है, अगर आप A to Z पढ़ो, ठीक है, पूरी बुक आप बोल सकते हो, पूरी बुक बगैर देखे, अगर बुक हटा दें पूरी बुक बोल सकते हो अगर A to Z पढ़ोगे। क्यों, A to Z पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन की बात करें चाहे एग्जाम्पल की। आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट के चक्कर में पड़े रहते हो, वो भी पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए हमने मना नहीं किया है, वो भी पढ़ो, लेकिन A to Z हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़िए, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट कहीं से आ जाए। जैसे अगर हम कुछ एक्सरसाइज 11.1 की बात करें, अगर आपने A to Z क्वेश्चन सॉल्व किए तो फिर बोल सकते हो इस एक्सरसाइज में कहीं से क्वेश्चन आ जाए हमको दे दो भाई,
हम सॉल्व कर देंगे। अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व किए या 6 किए, उसके अदर कोई दे हिलक जाते हो। हिलक तभी जाते हो जब आप A to Z नहीं पढ़ते हो, तभी हिलकते हो। A to Z पढ़ने से क्या होगा, आप हिलक ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि A to Z पढ़ना सीखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। तब तक आप लोग क्या करो, लाइक कर दो वीडियो को अगर नहीं किया है। सभी स्टूडेंट लाइक किया करो। कुछ स्टूडेंट करते हैं लाइक और कुछ नहीं करते हैं। सभी स्टूडेंट क्या करो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नए स्टूडेंट हो, जुड़ना चाहते हो चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह मिलेगा। अब लिखवाएं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम बात करें 8 की, बढ़िया क्वेश्चन है 8। देखते हैं कौन कौन लगा पाएगा। पहले हम लिखेंगे सो दैट द नॉर्मल्स टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल 4ax are tangents to the curve 27a इंटू में y स्क्वायर इक्वल 4 इंटू में x माइनस 2a की होल पावर 3। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, नॉर्मल्स टू द कर्व। नॉर्मल का मतलब जानते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाई माइनस y1 इक्वल -1/m, ये इक्वेशन, ठीक है। ये कर्व है। आगे लिखा आर टेंजेंट टू द कर्व, मतलब नॉर्मल जैसे इक्वेशन है इस कर्व की, वही इक्वेशन टेंजेंट होना चाहिए इस कर्व की। उसके लिए ये प्रूव कर देना है। फिर एक बार रिपीट करते हैं। कहा गया नॉर्मल टू द कर्व, इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस कर्व की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये इक्वेशन बताया है आर टेंजेंट। ये इक्वेशन जो है टेंजेंट होगी इस कर्व के। इस कर्व की जो नॉर्मल है वही बोला है टेंजेंट होगी अगर इसके इक्वल ये है। तो इसको प्रूव कर देंगे, इसको प्रूव कर देंगे तो ये इक्वेशन नॉर्मल भी होगी और टेंजेंट भी होगी इस कर्व की। समझाते हैं डायग्राम से। जैसे ये इसका डायग्राम पता है कैसे बनेगा, ऑड पावर देखो, इसमें एक्स पे ऑड पावर है। जिस वेरिएबल पे ऑड पावर मिलती है उसी एक्सिस पे डायग्राम बनता है, उसी एक्सिस पे डायग्राम बनता है जिस वेरिएबल पे ऑड पावर मिलती है। तो ऑड पावर एक्स पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला बनेगा, परबोला बोलते हैं। हाँ, अब उसने बोला है जैसे ये ऐसे करके, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है। तो यही इक्वेशन, ये इक्वेशन इस कर्व की, इस परवलय की, पैराबोला की नॉर्मल भी है टेंजेंट भी है। इसके लिए ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब बताते हैं ये कैसे प्रूव होगा। ये वाला 27a इंटू वाई स्क्वायर इक्वल में 4 इंटू में x माइनस 2a की होल पावर 3। सबसे पहले आपको लिख लेना है द गिवन कर्व, क्योंकि हमने आपको बताया पूरी एक्सरसाइज में, मेरे प्यारे बच्चों, पूरी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो आपको कर्व पर ही काम करना है, कर्व पर ही काम करना है। तो इसीलिए द गिवन कर्व आपको लिख लेना है, द गिवन कर्व। तो आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, दिया गया
वक्र। और पहचान तो पता ही है कि इक्वेशन लाइन का होगा कि कर्व का होगा। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, फिर भी रिपीट करते हैं कि अगर कर्व का इक्वेशन होगा तो हाईएस्ट पावर 2 या 2 से ग्रेटर होगी। अगर कर्व का इक्वेशन होगा तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 या 2 से ग्रेटर होगी, तो कर्व का इक्वेशन होगा। हाईएस्ट पावर देखो इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो 2 है, 2 या 2 से ग्रेटर पावर मिल जाए तो कर्व का इक्वेशन होगा। तो इसीलिए ये कर्व का इक्वेशन है, तो हमने लिखा ऐसे करके। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए, पॉइंट, क्योंकि बगैर पॉइंट से हम नॉर्मल नहीं बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल -1/m x माइनस x1, तो ये हमको चाहिए। x1 और y1 पता हो जाए, उसी से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे नहीं दिए गए हैं और ना ही पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन में नहीं पूछे गए तो इसके पैरामेट्रिक आपको यूज करना है, प्राचलिक समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होते हैं x इक्वल 80 स्क्वायर कामा y इक्वल 280, ये होते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये वेरीफाई भी हो जाते हैं, जैसे 80 स्क्वायर और 280 इसके हैं या नहीं, वेरीफाई कैसे हो जाते हैं? अगर इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये बन जाए, ये इक्वेशन बन जाए। तो देखो वेरीफाई करवा देते हैं। वैसे क्लास 11th की बात कर रहे हैं, क्लास 11th की बात कर रहे हैं। शंकु परिच्छेद आपने पढ़ा होगा, शंकु परिच्छेद क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, वहां पे 4 टाइप पढ़े हैं। पहला सर्किल, दूसरा पैराबोला, तीसरा एलिप्स और चौथा हाइपरबोला। तो इन 4 के पैरामेट्रिक आपको पता हो। क्लास 11th में शंकु परिच्छेद में ये बात आपको बताई गई थी कि 4 के पैरामेट्रिक आपको पता हो, प्राचलिक समीकरण। तो वही हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं कि इससे ये बनेगा, तो बनवाते हैं भाई। जैसे t की वैल्यू निकालो यहाँ से और इसमें रख दो, तो x इक्वल a t स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे? देखो t की वैल्यू यहाँ से निकालो, y के अपान 2a, और यहाँ पे होल पावर कितनी है? 2 है। ये हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? वेरिफिकेशन। अलग से समझा रहे हैं, अलग से। क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये भी तो जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे लगा देते हैं, क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे लगा देते हैं, उसे रटना बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रटना। रटो ना, वेरिफिकेशन बताने के बाद सॉल्व करवा रहे हैं। तो a और y स्क्वायर के अपान में 4a स्क्वायर, ये कट गया, इसका इसमें इंटू कर दो, क्रॉस इंटू। तो देख लो y स्क्वायर इक्वल 4ax आया है, देख लो। तो इसके ये हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर नहीं होते तो ये नहीं बनता, ये इक्वेशन नहीं बनता। अगर ये गलत होते तो ये एकदम सही लिखे हैं, तो इसीलिए ये इक्वेशन बना है। ये आपको अलग से समझना है। अब यहाँ से हमको पॉइंट मिल गया। जैसे पॉइंट का मतलब होता है x और y की वैल्यू भाई, 80 स्क्वायर कामा 280। ठीक है, अब आपको स्लोप भी निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब यही है कि दोनों साइड d/dx आपको रखना है। 4a आगे कर लो, इस लाइन का मतलब यही तो होता है कि d/dx दोनों साइड रखना है। y स्क्वायर का 2y और y का अगेन करो, यहाँ पे आ जाओ 4ax का 1, तो dy के अपान में dx इक्वल में 4a अपान में 2y, 2 2 जा 4, तो dy के अपान में dx कितना मिला? 2a के अपान y। ठीक है, अब हमें
स्लोप निकालना है नॉर्मल की, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा है। हमने आपको बताया क्वेश्चन में चाहे नॉर्मल लिखा हो चाहे टेंजेंट, आपको स्लोप टेंजेंट की ही निकालना है, आपको स्लोप टेंजेंट की ही निकालना है, ये ध्यान रखना है, चाहे क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा हो चाहे टेंजेंट लिखा हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर गामा 280। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप एम के इक्वल डी वाई के अपॉन में डी एक्स। अब पॉइंट है मेरे पास 80 स्क्वायर गामा 280, रखो भाई वैल्यू 2a के अपॉन में y है y, तो y की वैल्यू ये है, बाद वाली y की वैल्यू होती है, आगे वाली x की वैल्यू होती है। तो 280 ये काट दो, तो ऊपर कितना मिला 1, नीचे इतना, ये हम पता चले। अब नॉर्मल पता करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नोट करते रहो, साथ साथ नोट भी करते रहो, क्योंकि मैथ में एक फार्मूला बनाया गया है, मैथ में एक फार्मूला बनाया गया है, तेज पढ़ो, तेज समझो और तेज लिखो, समझ गए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फार्मूला तो पता है, पॉइंट ले लो एट 80 स्क्वायर कामा 280। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन एम इंटू में x माइनस x1। ठीक है, तो ये है x1 और ये है y1। ठीक है, तो y माइनस 280, y माइनस y1 की वैल्यू रख ली। अब इसके बाद m आपको रखना है, ये निकाला है, लेकिन -1 अपॉन ये m रखना है, ये m है, तो 1 अपॉन t है m की वैल्यू। ठीक है, ऊपर तो ये रहेगा -1, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 80 स्क्वायर। थोड़ा यहाँ से सॉल्व करते हैं, थोड़ा यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो t को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस का t होगा इंटू कर दो, माइनस का t होगा इंटू कर दो, तो माइनस का tx माइनस माइनस प्लस 80 t की पावर 2 है, एक और इंटू हो जाएगी t की पावर 3। अब इसको इस साइड लाएंगे tx, या ऐसे ही रखो, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे एक रूल यूज होगा, इसको उस साइड लेके जाओ, तो प्लस का 280 और प्लस का 80 ये नॉर्मल का इक्वेशन निकला है, ये नॉर्मल का इक्वेशन निकला है, और यही नॉर्मल बोला है इस कर्व की टेंजेंट अगर है, ये नॉर्मल इस कर्व की टेंजेंट अगर है तो ये प्रूव कर दो। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन है ये, तो इसके रूट कितने हो गए, रूट कितने होंगे बताओ भाई, रूट कितने हो गए, हाईएस्ट पावर जितनी होती ना उतने ही रूट होंगे, मतलब मूल तो 3 होंगे, 3। तो अगर हम आपसे बात करें जैसे के वाई माइनस का डी का होल स्क्वायर, मतलब होल क्यों आएगा ना, ऐसे करके, मतलब अगर 3 मान निकलेंगे, मूल का मतलब क्या होता है मान, मतलब अगर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, या यहाँ पे ले लो ऐसे लिखते हैं, अब बोलो जैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 इक्वल 0, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो x से कितने मान निकलेंगे, यहाँ पे एक 2 निकलेगा, एक -2, मतलब मूल का मतलब ये होता है। तो इसीलिए यहाँ पे x के 2 मान निकले, क्योंकि हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो 2 वैल्यू निकली हैं। यहाँ पे 3 है पावर, तो अगर बात करें t के मान की तो 3 निकलेंगे, 3। तो ऐसे करके मिल जाएगी पावर। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy के अपॉन dt आएगा इक्वल में माइनस का x t का 1, t का 1 हो जाएगा 2a, और यहाँ पर 3 आगे 1 पावर लेस कर लो। अब dy अपॉन dt की वैल्यू आपको 0 रख देना है। क्यों, अभी बता रहे हैं। इसे कैसे लिखोगे, माइनस का अगर कॉमन ले लो, या फिर ऐसे रखो, बाद में बोलेंगे करना क्या है, ठीक है। जैसे हमने dy अपॉन dt की वैल्यू 0 रखी, क्यों रखी, क्योंकि ये सब हमने आपको सिखाया इसीलिए सिखाया है कि इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे और आपको समझना है। जैसे 3 t के मान निकलेंगे तो ऐसा इक्वेशन मिल जाता है। तो अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 आगे 1 पावर लेस कर लो, फिर इसका अगेन करो के dy अपॉन dt, और 0 इक्वल 0। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 ही निकलेगी, 0 निकले, इसीलिए यहाँ पे हमने 0 रखा है। यही आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसको रफ कर देते हैं, समझ गए। अब इसको हम रफ करते हैं, आप लोग समझ गए कि dy अपॉन dt की वैल्यू हमने 0 क्यों रखी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालना है और इसमें रखना है। ये जो इक्वेशन है ना, इसको डाल लो फर्स्ट, इसी में रख देना है t की वैल्यू निकाल के, ठीक है। ऊपर से करते हैं सॉल्व। तो आप लोग इतना नोट करो, और ये हम रफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये लाना ही है। तो देख लो, इसको इस साइड लाएंगे तो x माइनस क्या होगा, 2a, x माइनस 2a, ठीक है। तो x माइनस का 2a इक्वल में 3a t²। तो यहाँ से अगर t² की वैल्यू निकालें तो x माइनस 2a अपॉन में 3a, तो t इक्वल x माइनस का 2a अपॉन में 3a होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अब ये वैल्यू इसमें रखना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसी में रखना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में आपको रखना है, ठीक है। आप लोग क्या करो, इतना नोट करो, क्योंकि हम इसी का यूज करेंगे, इसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। जहाँ जहाँ t है इतना रखो। y के इक्वल t है तो रखेंगे x माइनस का 2a अपॉन में 3a होल पावर 1/2 इंटू में x प्लस का 2a, t की वैल्यू डाल दो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे x, t कॉमन लेने के बाद वैल्यू रखो, या बाद में कॉमन ले लो भाई, दोनों में t है, कॉमन ले लो तो माइनस का x प्लस 2a मिलेगा। बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ले लेते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। होल पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस का a x माइनस 2a अपॉन में 3a होल पावर 3, इसकी 3 है, इसकी 1/2 कितनी हो जाएगी, पावर में पावर का इंटू कर लो तो 3/2 मिल जाएगा। पावर में पावर का इंटू कर लो, 3/2 मिल जाएगा। अब इन दो में देखो, इन दो में क्या कॉमन मिला, ये पूरा कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इतना नोट करो। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी को सॉल्व करना है, ये बनाना है। 27ay² इक्वल 4 x माइनस 2a की होल पावर 3, ठीक है। देखते हैं बनेगा या नहीं। तो x माइनस का 2a, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, और x माइनस 2a की होल पावर 1/2 और 3a की होल पावर 1/2, ये हमने कॉमन ले ही लिया है। यहाँ से x मिला और यहाँ से क्या मिला, 2a, समझ गए। क्योंकि हमने
माइनस और कॉमन लिया, ये ब्रैकेट पूरा पूरा लिया कॉमन, माइनस भी ले लिया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ पे x माइनस टू है तो x माइनस टू ही आपको बनाना है, क्योंकि मल्टीपल में पावर प्लस हो जाती हैं, इसीलिए माइनस कॉमन लिया। और वहाँ पर x माइनस का 2a होल पावर 3/2 अपान में 3a की होल पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो y के इक्वल ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, अपान में 3a की होल पावर 1/2 प्लस x माइनस 2a की होल पावर 3/2 अपान में 3a की पावर 3/2। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन मिल रहा है तो ले लो, इसको हम रफ करते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो y के इक्वल x माइनस 2a की होल पावर 3/2 और 3a की होल पावर 1/2, क्या कॉमन मिला 1/2 मिला कॉमन। ठीक है, क्योंकि 1/2 और 3/2 को अगर ऐसे लिख लें 1 प्लस 1/2 तो 1/2 कॉमन मिल गया, तो 1 पावर इसकी बच जाएगी, और यहाँ से -1 मिलेगा प्लस 1/, ये तो पूरा कॉमन चला गया, यहाँ पे 1 पावर बचेगी, 1 पावर बचेगी, और a यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा था a, और लिख लो a यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि ATQ था ना, ATQ रफ किया था, तो ये जरूर लिखना है, a चल रहा था, समझ गए। अब कैंसिल कर लो ये, तो y के इक्वल x माइनस 2a की होल पावर 3/2 अपान में, ये जरूर ध्यान रखना कि a यहाँ पे था तो वो रह गया था, उसको लिख लो, तो 3a की होल पावर 1/2 और यहाँ पर -1 प्लस 1/3 सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा -2/3, यहाँ से -2/3 मिलेगा। चलो इतना हम रफ करेंगे थोड़ा सा, और आंसर शीट तो सामने दिख रही है, उतनी ही लाना है। तो y के इक्वल x माइनस का 2a की होल पावर 3/2 अपान में 3a की होल पावर 1/2 माइनस का 2 के अपान 3। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि हमें बाई स्क्वायर बनाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना तो यहाँ पे बाई स्क्वायर आ जाएगा, इसको हटाते हैं तो वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x माइनस 2a की होल पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि नीचे वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, 4/9 बनेगा। अब नीचे देखो 9 3 या 27, 27 a का इंटू कर दो तो ये मैच हो गया। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, तो 27 ay स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल में 4 x माइनस 2a की होल पावर 3। अब देखो मैच हो गया, आंसर देखो मैच हुआ, तो आंसर मैच हुआ तो नोट कर लो, सभी बच्चे क्या कर लें, इसको नोट कर लें। तो आपको दिख रहा होगा इक्वल में 4 इंटू में x माइनस 2a की होल पावर 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, उसको करवाते हैं सॉल्व, जल्दी जल्दी नोट कर लो। अब क्वेश्चन 9 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन 9, तो यहाँ पे हम डालते हैं 9, क्वेश्चन 9 डालते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करो, क्वेश्चन 9 तो लिख लो। कहा गया है यहाँ पे सो दैट द नॉर्मल at any point of the curve x के इक्वल a
कॉस टी प्लस का टी साइन टी कहाँ y के इक्वल a साइन टी माइनस का कॉस टी। आगे लिखा है इज एट ए constant distance from the origin। पहले पढ़ लो उसके बाद सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे बोला गया है सो दैट, मतलब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो यहाँ पर जो बोला गया है नॉर्मल का मतलब जानते हो, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसकी बात कर रहा है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। जब भी नॉर्मल लिखा हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेगा। पॉइंट आगे लिखा है ऑफ द कर्व, ये पैरामेट्रिक है। ये क्या है? अगर बात करें पैरामेट्रिक है, ये क्या है? पैरामेट्रिक है। इसे समझो भाई, पैरामेट्रिक बोलते हैं, मतलब इक्वेशन बोल लो, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये। और पैरामेट्रिक तो आप तो जानते हो कि उसकी अगर हम dy/dx निकालते हैं तो कैसे निकाली जाती है, फार्मूला होता है, बताएंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसका यूज करके निकालना है। फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, वो भी कांस्टेंट निकालना है। पहले इक्वेशन पता करो इनका यूज करके, पैरामेट्रिक इक्वेशन का। जब यूज करोगे तो फार्मूला तो आपको पता ही है, ये वाला लगेगा ना नॉर्मल के लिए। तो x1 और y1 यही आपको यूज करना है। ये x है और ये y है, यही पॉइंट आपको यूज करना है। कहीं आपको दिख जाए पैरामेट्रिक इक्वेशन, चाहे एग्जाम्पल की बात करें चाहे क्वेश्चन की बात करें, अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन चाहे टेंजेंट की निकालो चाहे नॉर्मल की, तो वही हम यूज कर लेते हैं पॉइंट लेके, समझ गए? यम आपको निकालना है, स्लोप कैसे निकालोगे तो देख लो, ये फार्मूला होता है पैरामेट्रिक। जब इक्वेशन मिल जाए तो ये फार्मूला होता है dy/dx निकालने का, समझ गए? dt का डिवाइड dy में देना है ऊपर, और नीचे dx में देना है डिवाइड dt का। ये dt क्यों लिया है, मतलब यहाँ पे t क्यों लिया है? क्योंकि अगर बात करें x की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है, उसमें वेरिएबल जो है t है, क्योंकि उसी को बोलते हैं हम पैरामेट्रिक। तो लिखो भाई पहले द गिवन कर्व x के इक्वल a cos t प्लस का t sin t, और y के इक्वल क्या है? a sin t और माइनस का cos t। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या है? मिसप्रिंट है, t कर लेना यहाँ पे। अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है तो मिसप्रिंट है, बाई की जो वैल्यू है ना इसमें मिसप्रिंट है, ठीक कर लेना जिन बच्चों के पास है। तो ठीक है, टी कर लो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर टी इज ए पैरामेट्रिक। यहाँ पे x और y की वैल्यू देखी तो t के टर्म में है। अगर थीटा के टर्म में है, जैसे यहाँ पे थीटा होता तो थीटा पैरामेट्रिक होता। तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है। जो भी पैरामेट्रिक होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाता है, जो भी पैरामेट्रिक होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाता है। ये दिमाग में बैठा लो। पैरामेट्रिक अगर इक्वेशन मिलते हैं तो यहाँ पे t है पैरामेट्रिक, तो t के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा, ये फिक्स है भाई। तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो d/dt दोनों साइड रख लो, इसका पहले निपटाते हैं, फिर उसका निपटाएंगे बाद में। तो cos t प्लस का t sin t,
ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि 2 है ना, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। तो dx के अपॉन dt इक्वल में a, तो इसका तो कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन होगा। CO से स्टार्ट है, ये क्या है, CO से स्टार्ट है। जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, जैसे कॉस का होता है माइनस साइन, कॉट का होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर, और कॉसिक का जो होता है माइनस कॉसिक इंटू कॉट। जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, ये ट्रिक है, डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, साइन का कॉस हो गया, सेकंड का डिफरेंशिएट हो गया, सेकंड को ऐसे ही रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया t का 1। अब देखो ये माइनस का ये प्लस कट गया, तो अगर dx के अपन dt की बात करें तो at cos t निकला है, at cos t, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, अब एंड करके आपको d अपॉन dt दोनों साइड आपको रख लेना है, तो a साइन t माइनस का t cos t, ओके। तो y का क्या होगा, dy के अपॉन dt होगा, a आगे कर लो, साइन का क्या होगा, cos होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा, तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट माइनस होगा, क्यों होगा, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, फर्स्ट सेकंड फिर फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो cos t माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस t साइन t, और माइनस का क्या होगा, cos t, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हुआ, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ वैसे वहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर at साइन t, at क्या निकला, साइन t। तो dy अपॉन dt की वैल्यू पता चल गई और dx अपॉन dt। अब फार्मूला लगाते हैं क्योंकि हमें स्लोप चाहिए, तो dy अपॉन dx, इसके आगे हम करते हैं सॉल्व। इतना नोट करो जल्दी, तो देख लो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, जब पैरामीट्रिक इक्वेशन मिलते हैं तो उसके लिए फार्मूला बताया गया कि dy के अपॉन dx की वैल्यू अगर निकालते हो तो dy में dt का डिवाइड देना है और dx में dt का डिवाइड देना है। तो अगर वैल्यू हम रखते हैं dy अपॉन dt की, वो रही at साइन t, और dx अपॉन dt की वैल्यू रही at cos t, तो at कट गया, तो साइन अपॉन कॉस आया, क्या आया, साइन अपॉन कॉस आया। एक बात ध्यान रखना है, जब भी इक्वेशन पूछा जाए, टेंजेंट का अगर पूछा जाए या नॉर्मल का, तो इसको टेन नहीं लिखना, क्या करना, टेन नहीं लिखना है आपको। जैसे साइन अपॉन कॉस टेन होगा, या फिर कॉस अपॉन साइन दे दे, कॉस अपॉन साइन दे दे तो आप लिखोगे कॉट, ऐसे लिखोगे तो हम मना करते हैं। इतना एक्सपीरियंस है कि हम मना करते हैं। आपको कॉट नहीं लिखना है, आपको टेन नहीं लिखना है अगर इक्वेशन पूछा जाए टेंजेंट या नॉर्मल का। इसके अलावा आप कर सकते हो, मतलब इक्वेशन के अलावा कुछ और पूछा जाता तो हम साइन अपॉन कॉस को टेन लिख देते हैं, या कॉस अपॉन साइन होता तो कॉट लिख देते हैं। लेकिन जब इक्वेशन पूछा जाए तब टेन और कॉट नहीं लिखना है, ऐसे ही आपको यूज करना है इक्वेशन में, ऐसे ही इसको यूज करना है, समझ गए। अब स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप किस पॉइंट पे निकलेगी, जो पैरामेट्रिक है ना t, उसी t पॉइंट से स्लोप निकालना है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालते हैं, इसको हम रफ करते हैं। तो हमने आपको ये बताया, चाहे क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा हो या फिर टेंजेंट लिखा हो, तो आपको स्लोप टेंजेंट की ही निकालना है। तो यहाँ पर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t, तो dy के अपॉन dx होता ना, तो स्लोप m के इक्वल dy के अपॉन dx, और यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा जाता है। जब भी आपको पैरामेट्रिक मिल जाए इक्वेशन, क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, तो यहाँ पे वही लिखना है जो पैरामेट्रिक है,
थीटा अगर होता तो थीटा यहाँ पे लिखते हैं, अगर टी है तो टी लिखना है। तो इसका मीन्स यही है, जो dy/dx की वैल्यू निकली है वही स्लोप हो जाती है, कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, ऐसे ही आपको रखना है, कोई चेंज ना करो। पैरामेट्रिक जब इक्वेशन मिलते हैं कोई चेंजिंग नहीं होता है, समझ गए। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो थोड़ा सा ये पॉइंट हम यूज करेंगे, क्योंकि जब भी इक्वेशन की बात करें, चाहे टेंजेंट की बात करें चाहे नॉर्मल की, तो ये पॉइंट आपको लेना ही लेना है। स्लोप निकालना है टी पे और इक्वेशन बताना है इस पॉइंट से। तो थोड़ा सा हमें लॉन्ग में लिखना पड़ेंगे ये पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। ये स्लोप ध्यान रखना है कि साइन अपान कोस निकली है, क्योंकि इसका यूज होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल लिखा है यहाँ पे, एट ये लिख लो ए कॉस टी प्लस का टी साइन टी, फिर कामा करके लिख लो ये ए साइन टी माइनस का टी कॉस टी। ये हमने पॉइंट ले लिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ये पॉइंट यूज करना है। तो फार्मूला जानते हो, बाई माइनस का बाई वन इक्वल में यम इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, और नॉर्मल में क्या होता है माइनस वन अपान यम, ठीक है। तो बाई माइनस वाई वन की वैल्यू ये एक्स वन रहा और ये वाई वन रहा, रखो। तो ए उधर वाला रखना बाद वाला, साइन टी माइनस का टी कॉस टी, ठीक है, इक्वल माइनस वन अपान एम की वैल्यू क्या है साइन अपान में कॉस, इक्वल के लिखना है आपको एक्स माइनस एक्स वन ये रहा। तो मिडिल ब्रैकेट यूज कर लो, ए कॉस टी प्लस का टी साइन टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन पर, वो कांस्टेंट निकलना चाहिए, यही बोला है। तो y माइनस इंटू कर लो a साइन टी माइनस माइनस प्लस ए टी कॉस टी, और इक्वल में ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कॉस टी के अपान में साइन टी, एक्स माइनस ए का इंटू कर लो ए टी साइन टी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे इसका क्रॉस इंटू कर दो, y साइन टी, इस वाले का क्रॉस इंटू करना है, तो माइनस का a साइन स्क्वायर टी, इसका इसमें हो जाएगा ए टी साइन टी इंटू में कॉस टी, इक्वल ऊपर जो लिखा है ऊपर ब्रैकेट के अंदर इंटू कर दो। तो माइनस का एक्स कॉस टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि कॉस है कॉस स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ए टी साइन टी इंटू कॉस टी। अब देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, एक्स और बाई के टर्म पास पास रखना है, एक्स का टर्म पॉजिटिव ही रखना है, समझ गए, और बाई का चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, एक्स के टर्म के बाद ही लिखना है। फिर उसके बाद सी आपको प्लस करना है, सी का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स कॉस टी और ये वाला प्लस का वाई साइन टी, इक्वल में जो है क्या है, इक्वल में क्या है, इसको उस साइड लेके जाओ और यहाँ पर जो है कॉमन मिल रहा है, मतलब इसका ट्रांसफर करेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए दिख रहा है, ले लिया। तो कॉस स्क्वायर टी प्लस का साइन स्क्वायर टी, अब ये तो फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, वहाँ पे रखेंगे। चलो इतना नोट करो, रैपिड फायर, जल्दी नोट करो सभी स्टूडेंट, इतना नोट करो। अब आगे बताते हैं कैसे यहाँ पर होगा सॉल्व। तो एक्स कॉस टी प्लस का वाई साइन टी, एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इक्वल में ए रहेगा, क्योंकि इसकी तो वैल्यू 1 है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो
तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो किसी भी इक्वेशन की बात करें, चाहे स्ट्रेट लाइन की बात करें, चाहे टेंजेंट की बात करें, चाहे नॉर्मल की बात करें, तो इक्वल जीरो करके ही आपको डिस्टेंस निकालना है, इक्वल जीरो करके ही डिस्टेंस निकालना है। तो इसको इस साइड लाना है, ये फिक्स है। जब भी डिस्टेंस की बात करें तो इक्वल जीरो करके ही डिस्टेंस निकालना है, इतना ध्यान रखना। तो x cos t प्लस का y sin t माइनस का a इक्वल जीरो, तो एट 0, 0 इस पे निकालना है डिस्टेंस। चलो p ले लेते हैं। तो क्या होता है, एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 है और एट x1 का y1 पे हमको क्या निकालना होता है, डिस्टेंस। तो x के स्थान पे x1 रख लो और y के स्थान पे y1 रख लो, फिर रूट में कोफिशिएंट लेते हैं, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, तो वही यूज़ करेंगे। तो मेरे पास 0 यहाँ पे डालेंगे, 0 रहेगा, यहाँ पे 0 आएगा, बाई 0 है ना, माइनस का a के अपान में, और ये मॉड लेना है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो इसीलिए मॉड आपको और ले लेना है। अब रूट में क्या करते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर, गुणांक का स्क्वायर लिखना है। कॉस इसका मतलब x का कोफिशिएंट कॉस है ना, इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बाई का कोफिशिएंट ले लो, जो भी है उसका स्क्वायर करके लिख दो, फार्मूला बन गया। अब मोड ले लो, फार्मूला बन गया ना, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो माइनस a अपान रूट 1, तो p के इक्वल, अगर मोड से बाहर निकालें ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मोड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, मोड ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो p इक्वल क्या आ गया, a। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यही डिस्टेंस हमको क्या बतानी है, कांस्टेंट। प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन 10, इतना नोट कर लो, क्वेश्चन 10 करवाते हैं, जल्दी नोट करो, तब तक इसको हम रफ करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो। तो लाइक कर दो, अगर नहीं किया वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक किया करो। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन 10 हम लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 कहा गया है, कहा गया प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, लिखते हैं फिर समझाते हैं। इन द, इस बार इलिप्स दे दिया गया, इस बार क्या दे दिया गया, इलिप्स दे दिया गया, एक्स स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपान बी स्क्वायर इक्वल 1। द लेंथ ऑफ नॉर्मल, द लेंथ ऑफ नॉर्मल वेरीज, ये वेरीज का मतलब बताएंगे इनवर्सली, ये इनवर्सली लिखा है यहाँ पे, एज द परपेंडिकुलर, लिख लो भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, फ्रॉम द origin on the tangent, on the tangent, ये है। अब इसको समझाते हैं, अब इसको क्या करते हैं, समझाते हैं भाई। जैसे अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन 10 की, तो यहाँ पे बोला प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये जो इलिप्स है, ये जो क्या है, इलिप्स है, और इसको क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे ना। कर्व का इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 या 2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो उस इक्वेशन को कर्व का इक्वेशन बोलते हैं। आगे लिखा है लेंथ, किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला तो आपको पता ही है, देखो, लेंथ ऑफ नॉर्मल
वाई रूट में डी वाई के अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। ये बेसिक में आपने याद किया था लेंथ ऑफ नॉर्मल का, ठीक है। तो वही कहा गया लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड करो, तो फाइंड कर लेंगे फार्मूले का यूज करके। फिर आगे लिखा वेरीज इनवर्सली। वेरीज का मतलब होता है भिन्न, इसका मतलब क्या होता है भिन्न। तो यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे लिख दें, ऊपर लिख दें। ये गया तीर ऊपर दिखा रहा है भिन्न, ठीक है। वेरीज का मतलब होता है भिन्न, और इनवर्सली का मतलब होता है व्युत्क्रम, मतलब एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है डिस्टेंस के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यूज होता है ये वर्ड। फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है टेंजेंट की। टेंजेंट का मतलब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है फार्मूले से। ये फार्मूला होता है टेंजेंट। इस इक्वेशन का मतलब फार्मूले का यूज करके इक्वेशन पता करना। जब इक्वेशन आ जाए तो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है और नॉर्मल ये लेंथ, ये जो लेंथ है तो इसी के बोला है कि वेरीज इनवर्सली का मतलब होता है बनापान। एक ऊपर रहेगा तो नॉर्मल की लेंथ ऊपर रहेगी और इसकी लेंथ टेंजेंट की नीचे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, जैसे परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑन द टेंजेंट। तो मतलब ये प्रूव करना है, ये क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। तो और ये बैरिज का समझ ही नहीं पाए आप लोग। बैरिज का मतलब है जैसे इसकी जो आंसर शीट निकलेगी, जैसे ABC निकली, मानो ABC निकली, इसकी आंसर शीट निकालेंगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए इसकी जो आंसर शीट है जैसे ABC जो इसकी निकली है V और PQR, PQ ले लो, ठीक है। तो वेरीज का मतलब यही होता है भिन्न, कुछ सेम होना चाहिए, मतलब इसकी आंसर शीट में और इसकी आंसर शीट में कुछ सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे B है और B है और बाकी अलग अलग है, देखो ये बोला है भिन्न, A और C और P और Q, ये भिन्न ऐसे करके आपको दिखाना है। मतलब आंसर शीट में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, कुछ मिलेगा सेम। वेरीज का मतलब ये होता है, समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको करवाते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको इलिप्स से लिख लेना है, कर्व भी बोलेंगे। द गिवन कर्व लिखो, द गिवन कर्व, कर्व का मतलब इलिप्स, इलिप्स लिख देते हैं यहाँ पे। इलिप्स एक कर्व है, तो एक्स स्क्वायर के अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपान में बी स्क्वायर इक्वल 1। अब हमें पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट, क्योंकि जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए है। तो इसके पैरामेट्रिक बताओ, इस इलिप्स के पैरामेट्रिक बताओ। याद होंगे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होता है, तो ठीक है यहाँ पे लिखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं एक्स इक्वल ए कॉस थीटा ले लो और वी साइन थीटा बाई की वैल्यू, ए कॉस थीटा वी साइन थीटा, ये पैरामेट्रिक होते हैं। इलिप्स के ये होते हैं, सबके होते हैं, 4 होते हैं ना, सर्किल के भी याद होना चाहिए, पैराबोला के भी याद होना चाहिए, इलिप्स के भी याद होना चाहिए, हाइपरबोला के भी याद होना चाहिए। क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन आपने पढ़ा होगा, तो दोबारा पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करें तो इस वाले फार्मूले में हमें यूज करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर लो पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 2x के अपॉन ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आते हैं
2y के अपन बी स्क्वायर, वाई का अगेन होगा ना, और इक्वल 0, कांस्टेंट का 0 होता है। अब यहाँ से dy अपन dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2y के अपन बी स्क्वायर dy के अपन dx इक्वल में माइनस का 2x के अपन में ए स्क्वायर, ये काट दो, तो dy के अपन में dx के इक्वल आएगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स के अपन में ए स्क्वायर वाई। ठीक है, इतना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर का क्रॉस इनटू कर दिया और इसका नीचे कर दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो इक्वल में y और रूट में 1 प्लस डी वाई के अपन डी एक्स इक्वल मतलब होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से डाल दो, b साइन थीटा है लिखो, और 1 प्लस रूट में इसकी वैल्यू डालो, तो माइनस का b स्क्वायर है, और x की वैल्यू डाल दो, ये x की वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो a cos थीटा अपान में a स्क्वायर है, और y भी है, y की वैल्यू यहाँ से डाल दो, b साइन थीटा, तो v साइन थीटा और होल पावर 2। अब कट्टा पिट्टी कर लो, एक a ऊपर से नीचे चला गया, एक b ऊपर से नीचे, अब जो मिला है उसको सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस ऊपर क्या आएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि पावर दे दो, ये 2 होल पावर है ना, b पे दे दो तो b स्क्वायर, कॉस पे दे दो तो कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ पे देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। ठीक है, नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करवा दें, यहाँ पे, ठीक है, उसके आगे यहाँ से लिखना है, तो v साइन थीटा थोड़ा इधर से लिखेंगे क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, तो v साइन थीटा और एलसीएम जब लेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ये बाहर निकलेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो v साइन थीटा के अपान में a साइन थीटा, मतलब a स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, और रूट में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैंसिल कर लो, तो v के अपान a और रूट में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसे इक्वेशन डालना है। मतलब ये निकला है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब हमें टेंजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, टेंजेंट पहले इक्वेशन पता करेंगे। इसकी आंसर शीट यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि इसको इक्वेशन फर्स्ट डाला ना, तो जब हम दिखाएंगे वेरीज इनवर्सली, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके दिखाएंगे ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल v के अपान a और रूट में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, इसे इक्वेशन हमने डाल दिया फर्स्ट। अब हमें इक्वेशन बतानी है पहले, क्योंकि हमें ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है परपेंडिकुलर टेंजेंट की, तो टेंजेंट का इक्वेशन तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्लोप निकालो, पहले क्या निकालो, स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, बोलो पैरामेट्रिक जो लिखे थे ना वही लिख लो, a cos थीटा का v साइन थीटा। ठीक है, तो अब बोलो भाई स्लोप m के इक्वल dy के अपान में dx, तो यही लिख लो a cos थीटा और कहाँ v साइन थीटा।
ठीक है, तो dy अपन dx की वैल्यू निकाल चुके हो ये वाली, तो इसमें रखना है वैल्यू, x के स्थान पे ये रखना है और y के स्थान पे ये रखना है। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। चलो भाई रखो, तो माइनस का v स्क्वायर, x की वैल्यू ये है a cos थीटा और अपान में a स्क्वायर, y की वैल्यू यहाँ से v sin थीटा। कट्टा पिट्टी कर लो, b से b चला गया, a से a चला गया, तो ऊपर क्या मिलेगा, माइनस का v cos थीटा और नीचे a sin थीटा। अब फार्मूला लगाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ले लो यही a cos थीटा v sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा। तो फार्मूला है y माइनस का y1 इक्वल m x माइनस x1। ठीक है, वैल्यू रखो, ये x1 है, ये y1 है, नोट करो इतना। अब आगे सॉल्व करवाते हैं, आगे सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो y माइनस y1 की वैल्यू v sin थीटा है इक्वल m की वैल्यू ये है v cos थीटा अपान में a sin थीटा, x माइनस x1 की वैल्यू ये है a cos थीटा। अब क्रॉस इनटू कर दो, क्या कर दो, क्रॉस इनटू कर दो, तो a y sin थीटा माइनस का a v sin स्क्वायर थीटा इक्वल में इसका इसमें इनटू कर दो, माइनस का b x cos थीटा माइनस माइनस प्लस का a v cos स्क्वायर थीटा। अब x और y के टर्म आपको पास पास लिखना है, x और y के टर्म पास पास लिखना है। ठीक है, लिखेंगे, इसको हम रफ करते हैं। अब देखो x का टर्म है, इसको इस साइड लाएंगे, तो vx cos थीटा और इसको ay sin थीटा और इक्वल में ये जाएगा ना, तो a भी कॉमन ले लो क्योंकि इसमें भी a भी है, इसमें भी, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ से मिला और यहाँ से क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो vx cos थीटा प्लस का ay sin थीटा इक्वल में av का इंटू 1, क्यों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दो। तो vx cos थीटा प्लस का ay sin थीटा और इसको इस साइड लाएंगे क्योंकि अगर डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, इक्वल 0 करके ही निकालना है, ये बात हमने आपको बताई थी। ठीक है, एट ओरिजिन से आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर, लिख लो, आप भी लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin on the tangent, on the tangent। ठीक है, तो इक्वल में सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरिजिन का मतलब जानते हो 0,0, तो x की वैल्यू 0 डाल दो, फिर y की वैल्यू इसमें 0 डाल दो, 0 हो जाएगा, माइनस का ab के अपान में कॉफिशिएंट लिखना है, क्या लिखना है, कॉफिशिएंट, फार्मूला तो याद है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 है, x1 y1 से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो कॉफिशिएंट रूट में लिखा जाता है स्क्वायर करके, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, स्क्वायर करके लिख दो, x का है v cos थीटा, तो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब y का कॉफिशिएंट गुणांक, तो y का इतना मिल गया। ठीक है, अब इसे मॉड ले लो क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। अब इसको रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे अगर हम मोड की बात करें, इसे ओपन करेंगे तो प्लस ही देगा, तो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। अब देखो यहाँ पे बैरीज इनवर्सली लिखा है, इसकी जो आंसर शीट आई है और जो इसकी आई है, कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ भिन्न मिलेगा। बैरीज का मतलब भिन्न, कुछ कॉमन मिलेगा। तो रूट वाला देखो,
रूट वाला देखो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मैच हुआ, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैच हुआ। कुछ भिन्न रहेगा, कुछ कॉमन मिलेगा। बैरीज का मतलब होता है, अगर ये बैरीज हटा दें तो पूरा पूरा मैच होना चाहिए, पूरा पूरा मैच होना चाहिए ऊपर और नीचे। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है यही कि एक ऊपर और एक नीचे। मतलब नॉर्मल अगर हमें प्रूव करना है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल की आंसर शीट ऊपर वाली होगी और टेंजेंट की नीचे की होगी इक्वल। अगर ये बैरिज ना लिखा होता तो सेम टू सेम आंसर शीट मैच करना होती, जो इसकी है वही इसकी आना चाहिए, लेकिन बैरिज लिखा है तो इसका मतलब है भिन्न, कुछ भिन्न रहेगा। तो बी अपान ए और यहाँ पे ए बी ये अलग है, कुछ सेम रहेगा तो ये सेम मिल गया। तो यही प्रूव करना था, तो आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल 1 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस from origin on the tangent। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो बॉक्स में हम इसको ले लेते हैं क्योंकि यही हमको प्रूव करना था। तो नोट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट, जल्दी बच्चा नोट कर ले, अगले क्वेश्चन की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन क्या है 11 है उसको भी हम आपको समझाएंगे। थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन सिंपल हैं, टफ नहीं है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है टफ नहीं है क्वेश्चन, अगर बेसिक पढ़ा है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। लॉलीपॉप है भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। तो अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है इन द कर्व। लिख लो सभी स्टूडेंट लिखो, अगर बुक ना हो आपके पास, आगे लिखा है प्रूव दैट द portion of the tangent intercepted between the coordinate axis is divided at its point of contact into segment into लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मार्कर चेंज कर लें, थोड़ा और लिखते हैं। सेगमेंट्स के बाद में which are in a constant ratio। बताते हैं भाई कैसे सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे बोला इन द कर्व, ये मेरे पास कर्व है, ये प्रूव करना है, इस कर्व का यूज करके प्रूव करना पोर्शन। अब पोर्शन का मतलब ये है कि जैसे x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1 है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका डायग्राम ये होता है। पोर्शन का मतलब ये वाला पोर्शन बोला है, ये वाला, ये पोर्शन, ये तो इंटरसेप्ट होते हैं, ये वाला पोर्शन कहा गया, ये वाला, ये तो इंटरसेप्ट होते हैं। ये वाले एक्सिस वाले क्या होते हैं, मतलब एक्सिस वाले होते हैं इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस जैसे वाई एक्सिस, ये होते हैं इंटरसेप्ट। और ये पोर्शन, ये कहा गया पोर्शन,
ये वाला पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड। तो देख लो इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट का मतलब होता है, उसने बता दिया इंटरसेप्टेड। तो इंटरसेप्टेड हो चाहे इंटरसेप्ट हो, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये जो है ना, ये इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस का है। कहता बिटवीन, तो मतलब इन दोनों के बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक ये रहा एक ये रहा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। आगे लिखा है इज डिवाइडेड एट इट्स पॉइंट। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो, जैसे x1 और y1 ले लिया यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट है वही बताया डिवाइडेड कॉन्टेड इनटू सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, मतलब सेगमेंट इसको बोला है, मतलब पोर्शन का सेगमेंट करना है। सेगमेंट मतलब भाग, तो एक ये करना, एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी, तो मतलब पी ए के, मतलब पी ए अनुपात पी बी, ये बोला है पी ए अनुपात पी बी। बोला देखो रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट अचर, मतलब एक अचर निकलना चाहिए, कुछ भी निकले लेकिन कांस्टेंट, ये प्रूव करना है। कुछ समझे? पी ए रेशियो पी बी कांस्टेंट प्रूव करना है। तो आपको इस टाइप से एक इक्वेशन निकालना है पहले, क्योंकि ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक होता है, तो a कामा 0 मिलता है, और b जो होता है y के नीचे है, तो y एक्सिस की डिस्टेंस है, y के नीचे जो लिखा है y एक्सिस की डिस्टेंस है, x के नीचे जो लिखा है वो x एक्सिस की डिस्टेंस है। तो इसीलिए यहाँ से ओरिजिन से a तक तो a कामा 0, ओरिजिन से b तक तो 0 कामा b। तो ये आपको फाइंड करना है, ये यहाँ पे हमने अपने पास से लिया है ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। ये साफ साफ कहा गया है टेंजेंट, टेंजेंट आपको निकालनी है, इस टाइप से निकालनी है। निकालेंगे, कर्व तो है मेरे पास, फार्मूला भी याद है, इसको हम रफ करते हैं। समझ में आ गया? तो पी ए रेशियो पी बी कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। देखो भैया कांस्टेंट कैसे प्रूव होगा, द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन सॉल्व यहाँ पे डाल देते हैं, द गिवन कर्व हटा दें इसे, ठीक है। द गिवन कर्व, तो लिख लो x की पावर m इंटू में y की पावर m इक्वल में इतना। तो पॉइंट ले लो एक, क्योंकि यहाँ पे बोला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब एक पॉइंट कांटेक्ट में होना चाहिए, कांटेक्ट लिखा है, ठीक है। कांटेक्ट में एक पॉइंट होना चाहिए, तो हमने ये ले लिया। जैसे नहीं कोई कहता उसको कांटेक्ट में रखिए, कांटेक्ट में रखिए, जरूरत पड़ सकती है। तो इस पॉइंट को हमने ले लिया, जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन तो यूज करना ही करना है ये, ठीक है। तो पॉइंट यही हो जाएंगे ये वाले, लेकिन स्लोप तो निकालना है, इस पॉइंट पे स्लोप तो निकालना है। तो स्लोप के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अभी ना करो, लॉग ले लो, उसके बाद करो। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे पावर है ना इसीलिए लॉग ले लो। लॉग x की पावर m और y की पावर n, एक में m है और एक में n है, इतना ध्यान रखना। इक्वल में लॉग a की पावर m प्लस n, तो क्या करो फार्मूला लगा लो, लॉग m प्लस का लॉग n और इक्वल में लॉग a की पावर m प्लस n। लॉग में पावर आगे आ जाती हैं, आगे कर लो। तो m लॉग x प्लस का n लॉग y, m प्लस का n लॉग a। अब डिफरेंशिएट कर लो, क्या कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर लो भाई, दोनों साइड आपको d/dx रखना है। तो m log x प्लस का n log y इक्वल में m प्लस का n।
पहले डी ओवर डी एक्स रख लो और एम प्लस का एन इंटू में लॉग ए। अब देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इसका तो हो ही जाएगा इतना और इसका भी इतना हो जाएगा, लेकिन y का अगेन होगा ना, और इक्वल में 0 कर लो क्योंकि कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का 0 होता है। तो अगर हम डी वाई के अपॉन डी एक्स की बात करें इक्वल में माइनस का एम अपॉन एक्स, तो डी वाई के अपॉन डी एक्स निकालो तो माइनस का एम वाई के अपॉन में ये नीचे भेज दो तो एन एक्स, स्लोप निकाल लो x1 कामा y1 पे। इसको रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। अब स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने बोला था जैसे इक्वेशन आपको फाइंड करना है, चाहे टेंजेंट का फाइंड करो चाहे नॉर्मल का, स्लोप आपको टेंजेंट की ही निकालना है। स्लोप आपको टेंजेंट की ही निकालना है, चाहे क्वेश्चन में इक्वेशन पूछे नॉर्मल का चाहे टेंजेंट का। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्लोप निकाल लें टेंजेंट की। तो स्लोप एम, तो डी वाई के अपॉन में डी एक्स, x1 कामा y1, ठीक है रखो। वो रखी आंसर सीट, y के स्थान पे y1 और x के स्थान पे x1। अब फार्मूला यूज कर लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1। फार्मूला लगाओ, y माइनस y1 इक्वल में m इंटू में इतना, ठीक है, y माइनस y1। अब m की वैल्यू डाल दो, m y1 अपॉन n x1, x माइनस का x1। अब क्रॉस इंटू कर दो, क्रॉस इंटू करके इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन तो फाइंड करना है, टेंजेंट का इक्वेशन तो फाइंड करना है, लेकिन किस फॉर्म में बताते हैं, किस फॉर्म में फाइंड करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब इस टाइप से आपको लाना है। क्योंकि इसका डायग्राम जानते हो, यहाँ पे a कामा 0 मिलता है और यहाँ पे 0 कामा b, तो मतलब इस टाइप से निकालो तो ये डायग्राम बना लो। फिर आपको पता है इस लाइन को हम रेशियो में प्रूव करेंगे। तो देख लो यहाँ पे क्रॉस इंटू होगा तो एन वाई x1 और इसका इसमें होगा माइनस का एन x1 y1 इक्वल, अब इसका इसमें इंटू करो तो माइनस का एम एक्स y1, माइनस का एम एक्स y1, इसका इसमें इंटू करो प्लस एम x1 y1। तो x का टर्म और y का टर्म पास पास रखना है, तो इसको इस साइड लाएंगे, एम एक्स y1 ये y का टर्म है, तो एन वाई x1 इक्वल में इसको उस साइड लेके जाऊँ तो कॉमन ले लो, जैसे इसमें x1 इंटू y1 है, इसमें x1 इंटू y1 है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कॉमन ले लो तो m प्लस n मिला। अब डिवाइड लगा दो क्योंकि इक्वल में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो एम एक्स y1 प्लस का एन वाई x1 अपॉन m प्लस n x1 y1 इक्वल 1। अब हमें बीच में प्लस चाहिए तो एलसीएम वापस कर लो, इसको एक दफ़ा इसके अपन लिखना है, इसको एक दफ़ा इसके अपन लिखना है, और यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, ठीक है, एन वाई x1 होगा, एलसीएम वापस करेंगे, एम एक्स y1 अपॉन m प्लस का n x1 y1 प्लस एन वाई x1 अपॉन m प्लस का n x1 y1 इक्वल 1। इतना क्लियर हुआ। अब देखो y1 से y1 कैंसिल, x1 से x1 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो x और y, यहाँ पर x और y अकेला है, यहाँ पर x और y अकेला है, तो यहाँ पर भी अकेला करना है क्योंकि अभी तो दुकेला है, यहाँ पर दुकेला है ये x और यहाँ पर भी दुकेला है क्योंकि n का इंटू हो रहा है और m का इंटू हो रहा है, तो दुकेला है। हमको क्या चाहिए, अकेला चाहिए, ऐसे करके। तो अकेला करने के लिए ये m नीचे ले लो, ऐसे n नीचे दे दो, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब बताते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो x के अपान में m प्लस का n
x1 है, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, m आ गया, ठीक है। अब प्लस वहाँ पे देख लो y के अपान m प्लस का n और y1 के अपान में ये नीचे ले लो तो n इक्वल में 1, ठीक है। ये बन गया इस टाइप से। अब डायग्राम बना लो इसका, थोड़ा इस साइड से बनाते हैं, ये x एक्सिस ले लिया और ये ले लिया y एक्सिस, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब ये इक्वेशन है लाइन का, तो ये ले लिया। यहाँ पर और यहाँ पर आपको पता है x के अपान a है, तो यहाँ पे a का 0 आता है, मेरे पास जो है तो उतना फिर 0, तो लिख दो m प्लस का n इंटू में x1 अपान m, ठीक है। यहाँ पर 0 b आता है, 0 y के नीचे है, वही आता है, y के नीचे जो है वही तो आएगा, तो m प्लस n y1 अपान n। और यहाँ पर हम p ले लेते हैं x1 y1, ये पॉइंट हमने लेट किया था, तो PA और PB, मतलब A ले लो इसे B, तो PA रेशियो PB कांस्टेंट रेशियो बताना है। डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, मतलब किसका फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, जो आपको याद होगा। देखो कैसे हम डिस्टेंस का फार्मूला बताते हैं, जैसे x1 और y1 है, ठीक है, और यहाँ पे x2 और y2 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस का फार्मूला है भाई, यहाँ से यहाँ तक। तो d इक्वल क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला 2 पॉइंट में यूज होता है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो देख लो PA के अपान PB, मतलब हमें रेशियो निकालना है कांस्टेंट, तो ऊपर अलग लगाओ और नीचे अलग लगाओ, ऊपर अलग लगाओ नीचे अलग लगाओ, तो आगे वाला माइनस कर लो। देखो x1 माइनस x2 है, तो x1 में से ये माइनस कर लो, तो x1 माइनस m प्लस का n इंटू में क्या है x1 अपॉन m और होल स्क्वायर, देखो ना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस 0 प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। PA में डिस्टेंस का फार्मूला यूज हो गया, PB में यूज करो, तो x1 में से 0 को माइनस कर लो, तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 में ये माइनस कर लो, तो y1 माइनस m प्लस का n इंटू में y1 अपान में ये n रहा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो PA के अपान PB इक्वल में यहाँ से x1 निकालो बाहर, तो x1 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे मिला 1 माइनस m प्लस का n के अपान में m, यही तो मिला। देखो x1 निकाला बाहर, तो ये पावर लेके आएगा, तो 1 यहाँ पे और इतना अपान इतना, ठीक है। और ये y1 स्क्वायर ऐसे ही रखो रूट में, अपान में देख लो ऐसे, यहाँ पर x1 स्क्वायर, यहाँ पे y1 बाहर निकाल लो, तो अपनी पावर लेके आएगा। ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस m प्लस का n के अपान में n होल स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन और यहाँ पे लिख जाएगी, तो PA अपान PB इक्वल, तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, LCM ले लो, तो m माइनस का m और माइनस का n का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब नीचे भी LCM ले लो, तो x1 स्क्वायर ऐसे ही लिखो, यहाँ पे आते हैं y1 स्क्वायर n, इसका इसमें इंटू करो n माइनस का m माइनस का n का होल स्क्वायर, ये कट गया, माइनस का n प्लस का n, और ये प्लस का m माइनस का m कट गया, तो यहाँ पे n स्क्वायर अपान m स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, नोट करो। अब यहाँ से थोड़ा बताते हैं, हमें कांस्टेंट रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट रेशियो फाइंड करना है। तो PA के अपान PB चल रहा है,
क्या चल रहा है, पी ए के अपान पी बी। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे पी ए के अपान में पी बी। तो ऊपर x1 स्क्वायर और यहाँ पर क्या निकलेगा माइनस n का स्क्वायर, तो n स्क्वायर के अपान में m स्क्वायर और प्लस का y1 का स्क्वायर अपान में यहाँ पे x1 स्क्वायर ऐसे ही लिखो प्लस यहाँ पे y1 स्क्वायर ऐसे ही लिखो और इनटू में क्या आएगा, ये माइनस m अपान n है तो m स्क्वायर अपान n स्क्वायर आएगा। ये माइनस जो है ये पावर 2 है, प्लस कर देगा, रूट लगा लो रूट, तो पी ए के अपान में पी बी, पी ए के अपान में क्या लिख लो, पी बी लिख लो और इक्वल एलसीएम अगर ले लें एम स्क्वायर, ऊपर क्या मिलेगा एन स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे दोनों जगह ले लो, तो नीचे मिला एन स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करो तो एन स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस इसका एम स्क्वायर y1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एलसीएम लिया ना ये वाला, ये ऊपर जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो पी ए के अपान पी बी और आपको रूट भी हटा देना है। क्या हटा देना है, रूट, तो ये एन जाएगा ऊपर, अपना रूट हटाएगा। ठीक है, तो इसको लिखो एन स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर y1 स्क्वायर अपान में ये नीचे आएगा एम। अब देखो यहाँ पे एन स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब ये सेम टू सेम है ब्रैकेट, देखो ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मैच हो रहा है। अब जो आया है पी ए के अपान पी बी, तो एन के अपान एम आया है, तो अगर बात करें पी ए रेशियो पी बी की तो क्या निकला एन रेशियो एम, तो यही तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल कहीं दिख रहा है, यही प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था पी ए रेशियो पी बी इक्वल एन रेशियो एम, यही प्रूव करना था। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 तक, क्वेश्चन 10 हुआ था कि 11 हुआ था, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 11 तक हो चुके हैं, अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इतना आप लोग कंप्लीट करो, अगली क्लास लेके आएंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो आप लोग कंप्लीट करना। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।